Hello everyone and welcome back to Mind's Fine Tutorial. So our today's topic is patterns of nitrogen excretion in animal groups. ये जो टॉपिक है ये जनरल एंड कंपैरेटिव फिजियोलॉजी और जो एंडोक्राइनोलॉजी टॉपिक या फिर पेपर रहता है एमएससी जूलॉजी स्टूडेंट्स को एज वेल एज बीएससी जूलॉजी स्टूडेंट्स को भी ये टॉपिक आ सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर पेपर में नहीं बल्कि जूलॉजी सब्जेक्ट में ही आ जाता है. सो फॉर बोथ ऑफ दी क्लासेस हम कह सकते हैं ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है. तो हम यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं. यहाँ पर सबसे पहले अगर पैटर्न हमें पढ़ना है नाइट्रोजन एक्सक्रीशन का तो हमें थोड़ा बहुत जो नॉलेज होना चाहिए एक्सक्रीशन का यहाँ पर होना चाहिए कि एक्सक्रीशन क्या होता है, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है, इसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या होती है, ताकि फिर हम जब पैटर्न्स के ऊपर आएंगे तो वो चीजें हमारे लिए ज्यादा क्लियर होती जाएंगी. सो सबसे पहली बात होती है यहाँ पर क्या है कि एक्सक्रीशन आखिर होता क्या है. मैं उसकी डेफिनेशन लिखूंगी. सो मैंने यहाँ डेफिनेशन नोट की एक्सक्रीशन की. प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट एंड एक्सेस सब्सटेंसेज फ्रॉम इंटरनल इन्वायरमेंट. जितने भी वेस्ट और एक्सेस यानी एक्स्ट्रा सब्सटेंसेज इंटरनल इन्वायरमेंट में है जिसकी बॉडी को जरूरत नहीं है कहीं ना कहीं, उसका रिमूवल बॉडी में से क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है. अगर आप सारे लिविंग सेल्स को देखोगे तो वो कॉन्स्टेंटली वर्क करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली वर्क करते रहते हैं और बिल्डिंग अप ब्रेकिंग अप चलती रहती है उनके अंदर. ये नए सेल्स बन रहे हैं, पुराने सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और वेरियस केमिकल कंपाउंड्स भी साथ में बन रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं. ये चीजें होती रहती है. तो जब ये प्रोसेस होती है तो उसके दौरान सर्टन केमिकल बाय प्रोडक्ट्स वहां पर प्रोड्यूस हो जाते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स भी आप समझ सकते हो, जो कि एक रिएक्शन के दौरान लास्ट में वहां पर फॉर्म हो जाते हैं, जिनको हम बाय प्रोडक्ट्स कहते हैं. तो अब ये वाले एक्स्ट्रा जो चीजें बन जाती है सेल्स के बनने या टूटने के दौरान, ब्रेकिंग के दौरान, तो यहाँ पर ये सेल्स जो रहते हैं वो फेल हो जाते हैं इनको यूटिलाइज करने में. उन्हें समझ में नहीं आता कि ये जो एक्स्ट्रा बाय प्रोडक्ट वहां बन रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल A प्लस बी का रिएक्शन हुआ और यहाँ C प्लस डी बना और कुछ बाय प्रोडक्ट्स बन गए. फाइन, ये रिएक्शन हो गई. और एक और चीज क्या कह रही हूं मैं, क्या एक कोई सेल है, उस सेल से नए सेल्स बन गए, ये नए सेल्स बन गए, या फिर ये जो पुराना सेल है इसकी डेथ हो रही है, या फिर ये फॉर्म कर रहा है. इन तरह की जो चीजें होती है तो इसके टाइम पे ये जो चीजें एक्स्ट्रा बन रही है तो यहाँ पर सेल्स जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं. उन्हें नहीं समझ में आता कि इन एक्स्ट्रा चीजों को वो कैसे यूटिलाइज करे. सो सेल्स फेल टू यूटिलाइज these extra things, and if they are allowed to accumulate in large amount the living cells may be killed. और दूसरी प्रॉब्लम इनके साथ ये होती है कि या तो वो इन दोनों चीजों को यूटिलाइज कर ले और दूसरा ऑप्शन होता है कि वो इसको स्टोर कर ले. लेकिन अगर किसी सेल ने एक्स्ट्रा बाय प्रोडक्ट्स को या फिर कुछ भी वेस्टेज वाली चीज को अपने पास स्टोर करके रखा, एक एक्स्ट्रा अमाउंट से ज्यादा या एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा स्टोर करके रखा, तो प्रॉब्लम ये आएगी कि वो खुद ही वहां पर किल हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी. द सेल वुड बी किल्ड देयर. ये वाली चीजें हो सकती है. सो सच केमिकल प्रोडक्ट्स इन एक्सेस इंक्लूड. अब ये जो एक्स्ट्रा तरह के प्रोडक्ट जिसको सेल अपने पास संभालने में फेल हो जाता है, उनका नाम मैं आपको यहाँ बता रही हूँ. वो कौन कौन से हो सकते हैं. CO2 हो सकती है. अब नाउ सम स्टूडेंट्स में बी वंडरिंग के CO2 तो हेल्पफुल भी होती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 भी पढ़ा है हमने, तो रेस्पिरेशन में ऐसा कैसे हो सकता है. तो किसी भी चीज का एक्सेस स्टूडेंट्स का होता है हमारे लिए यहाँ पर हानिकारक हो सकता है, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं. तो CO2 भी यहाँ पर खराब हो सकती है. और दूसरी बात, CO2 बनती कैसे, जब रेस्पिरेशन का एंड होता है, या फिर आप कह सकते हो रेस्पिरेशन की प्रोसेस का जो प्रोडक्ट रहता है उसमें CO2 का फॉर्मेशन होता है. तो वो जो एक्स्ट्रा CO2 होती है हम उसको कैसे अपनी ब्रीदिंग में हम करते हैं ना, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. सो वाइल एक्सहेलेशन वी आर जस्ट एक्सक्रीटिंग दिस एक्स्ट्रा CO2 आउट, है ना. ये वाली चीजें होती है. दूसरी एक्स्ट्रा चीजें और क्या हो सकती है, एक्स्ट्रा वाटर भी हो सकता है. नाउ वही क्वेश्चन आ जाएगा, H2O तो अच्छा होता है, नहीं होता. ज्यादा अमाउंट में कोई भी चीज अच्छी नहीं होती. उसके अलावा कुछ सॉल्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, देयर में भी सब सॉल्ट्स. प्रोडक्ट्स बहुत सारे कुछ बॉडीली रिएक्शंस के और भी हो सकते हैं जिसमें फीसेस भी आ जाता है. ऑफ कोर्स फीसेस भी आ जाएगा. कुछ और प्रोडक्ट्स भी लिख देती हूँ मैं यहाँ पर. फीसेस भी आ जाएंगे यहाँ पर, जो कि फीसेस क्या है, वो तो अनडाइजेस्टेड फूड है. ये आ गया. उसके बाद यूरिया, ये भी एक बुरा तरह का प्रोडक्ट हो जाएगा ज्यादा अमाउंट में, CONH2 के. क्योंकि देखिए क्या होता है, बहुत ज्यादा बार मैंने ये देखा है कि जो वाइवा होता है तो उसमें नॉर्मली स्टूडेंट से ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि इतना बेसिक होता है कि हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं कि हाँ भाई यूरिया है, ठीक है. ऐसा नहीं होता. अगर CONH2 का अगर हमें फॉर्मूला याद रहेगा तो वो ज्यादा प्रॉपर रहेगा, ताकि अगर कभी हमसे एक्सटर्नल पूछ भी ले तो हम वहाँ पे नोट करके भी उस चीज को बता सकते हैं. तो ये यूरिया का फॉर्मूला होता है, वो भी मैंने यहाँ लिख दिया. और भी कुछ बाय प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि प्रोटीन रिएक्शन जो होती है सेल्स में उसके दौरान बन जाते हैं. इसके अलावा हाँ, अमोनिया का नाम भी ऐड कर लेना चाहिए हमें यहाँ पर. अमोनिया
उसमें NH3 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। जितनी बेसिक डिटेल्स है मैं सारी यहाँ पर कवर अप करती हुई जाऊंगी, ताकि आपको कोई और वीडियो या फिर कोई और बुक से भी प्रेफर करने का अगर टाइम ना मिल पाए, जस्ट इन केस, तो आप इन वीडियोस के थ्रू भी कंप्लीट कर पाए माइंड स्पाइन ट्यूटोरियल्स के अंदर। तो यूरिक एसिड आ जाएगा, उसको फॉर्मूला भी लिखवाई देती हूँ, C5H4N4O3। बहुत ईजी है, देखो CHNO सब में आता है, यहाँ 5 या 4 या 3, सिंपल याद हो जाएगा, ठीक है। और भी कुछ प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। सो ये जो टर्म एक्सक्रीशन है, इसको हम ऑफन सिनोनिमसली कभी कभी नाइट्रोजिनस एक्सक्रीशन के साथ भी यूज कर सकते हैं। नॉर्मली एक्सक्रीशन का मतलब होता है किसी भी रिमूवल, किसी भी वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल, लेकिन नॉर्मली हम बायोलॉजी के अंदर अगर बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्रीशन का वर्ड तभी यूज करते हैं जहां पर नाइट्रोजिनस एक्सक्रीशन हो। एक्सक्रीशन इतनी सारी चीजों का हो सकता है, लेकिन हम सिर्फ ये वाली जो 4-5 चीजें होती है ना, लास्ट वाली, ये जो मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है, इन चीजों का ही, नाइट्रोजिनस वेस्ट है ये सारे, तो इन चीजों का ही एक्सक्रीशन हम नाइट्रोजिनस एक्सक्रीशन मानते हैं। बाकी नॉर्मली इन CO2 H2O को हम ब्रीदिंग में ले जाते हैं, H2O को नॉर्मली हम यूरिनेशन भी, हालांकि उधर चले जाएगा, ये सारी चीजों के अंदर ले लेते हैं। तो मैं ये समझाना चाह रही हूँ, द टर्म एक्सक्रीशन इज ऑफन टेकन सिनोनिमस विथ नाइट्रोजिनस एक्सक्रीशन। ये बात समझ में आती है। जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं प्रोटीन के और न्यूक्लियो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के, वो भी यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। क्या कहा मैंने, 2 चीज और, प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लियो प्रोटीन, ये पॉइंट नहीं आएगा, मेटाबॉलिज्म, ठीक, ये बात समझ में आ जाती है। CO2 एलिमिनेशन इज ऑफन डेजिग्नेटेड एज कार्बोनेशियस एक्सक्रीशन। यहाँ पर इसकी एक टर्मिनोलॉजी होती है, इसको क्या कहते हैं, वो नाम मैं यहाँ लिख देती हूँ, कार्बोनेशियस एक्सक्रीशन, ठीक है, समझ में आ रहा है। कुछ ऐसे टफ नहीं है, बस एक एक चीज से समझते हुए जा रहे हैं। फीसेस जो होते हैं आर नॉट यूजुअली रिगार्डेड एज एक्सक्रीटरी मैटर। ज्यादातर फीसेस को भी एक्सक्रीटरी मैटर में नहीं काउंट करो तो यहाँ, क्योंकि ये देखिए एक चीज मैंने यहाँ पे शायद मुझसे थोड़ा सा यहाँ पर माय बैड मैं कह सकती हूँ, क्योंकि फीसेस कहीं ना कहीं डाइजेशन के अंदर जाएगा तो ये डाइजेस्टिव वाले एरिया में ज्यादा फिट होगा, क्योंकि एक्सक्रीशन के अंदर ये वाली चीजें आ सकती, क्योंकि ये ज्यादा अमोनिया से या फिर कहना चाहिए नाइट्रोजन से रिलेटेड है। तो ये फीसेस का भी अगर हम पॉइंट देखें यहाँ पर, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर थोड़ा क्लियर करना चाहूंगी, तो फीसेस भी आर नॉट यूजुअली रिगार्डेड एज excretory product since they are mainly the undigested remains of the food। ये नॉर्मली क्या है, ये अनडाइजेस्टेड फूड, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें कुछ नाइट्रोजिनस थिंग हम नहीं कह सकते, क्योंकि प्रोटीन भी कहीं ना कहीं मेटाबोलाइज हो चुका होगा, ये सारी चीजें आप समझते, मैंने डाइजेशन में बताई थी। तो हम यहाँ पे बस इन्हीं लास्ट वाले को काउंट करेंगे, यही इनका ही एक्सक्रीशन बेसिकली बायोलॉजी में एक्सक्रीशन कहलाता है। फाइन, तो ये हो जाती है चीजें। अब आगे बात करते हैं कि फॉर द प्रेजेंट the term excretion will be mainly confined to getting rid of materials which are chiefly the end products of nitrogen metabolism in the body। मैमल्स के अंदर बात करोगे तो जो वेस्ट नाइट्रोजन होता है वो कैसे आता है, एलिमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड्स के थ्रू होता है। ये अमीनो एसिड्स जो होते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है नहीं तो मैं लिख देती हूँ, अमीनो एसिड्स का एक्सक्रीशन होगा या एलिमिनेशन होगा। बॉडी में एक्स्ट्रा अगर बनने लगेंगे तो उसको कहीं ना कहीं नाइट्रोजन की फॉर्म में वो एक्सक्रीट आउट कर लेंगे। तो इससे हमें क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ सब्सटेंसेज विच हैव ऑलरेडी बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू द बॉडी, दिस इज नोन एज एंडोजीनियस नाइट्रोजन। कभी क्या होता है कि अमीनो एसिड्स बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, दे आर वेरी गुड, बढ़िया चीज है अमीनो एसिड्स, लेकिन अगर ये अमीनो एसिड्स एक्स्ट्रा हो जाए, तो जैसे मैंने कहा था, कोई भी चीज एक्स्ट्रा अमाउंट में चली जाए, जितनी रिक्वायरमेंट नहीं उससे ज्यादा आ जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, इट विल बी हार्मफुल। तो अब ये जो अमीनो एसिड्स अच्छे होते हैं लेकिन एक्स्ट्रा होने लगेंगे तो क्या होगा कि बॉडी इसको थ्रो करेगी। बॉडी क्या करेगी, इसको थ्रो करेगी। अब बात क्या हो रही है कि अमीनो एसिड्स जब शुरू में इसके पास नॉर्मल अमाउंट में थे, जब नॉर्मल थे, एक बात होती है नॉर्मल की और दूसरी बात होती है एक्स्ट्रा की। तो जब अमीनो एसिड्स नॉर्मल थे बॉडी में, तो उसको तो पता ही नहीं चल रहा था कि इसको थ्रो करने की जरूरत है भी या नहीं। बॉडी उसको संभाल के रखती थी अमीनो एसिड्स की। तो बॉडी ने क्या करा था, संभाल के रखने के लिए अपनी बॉडी के अंदर ही उस चीजों को अच्छे से स्टोर कर लिया था। जैसे कि कोई चीज हमें इंपॉर्टेंट होती है तो हम उसको अच्छे से स्टोर करके रख लेते हैं कि हमें बाद में काम आ जाएगी। ये ऐसे स्टोर कर ली बॉडी ने, इनकॉर्पोरेट कर लिया अपने अंदर कि वो उसी का हिस्सा है और वो उसके लिए हानिकारक नहीं, उसको ऐसा मान लिया था।
लेकिन फिर बाद में अमीनो एसिड बढ़ते गए बॉडी के अंदर, तो उसको समझ में आया कि चलो नॉर्मल था तो संभाल लिया था, अब ये तो एक्स्ट्रा हो गया, अब इसको संभालना ही नहीं है हमें, तो इसको थ्रो करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा होने लगी ये चीजें। तो अब बॉडी क्या करेगी, उसको थ्रो करने की कोशिश करेगी। तो वहां थ्रो करने के टाइम पे जो कि बॉडी ने अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया था उस अमीनो एसिड को, अब वो उसी अमीनो एसिड को जो उसने अपने पास अच्छे से स्टोर करके रखा था, जब वो उसको थ्रो करती है, तो ऐसे जो कहना चाहिए नाइट्रोजन यहाँ पर रिमूवल होते हैं, उनको कहते हैं एक्सोजीनस नाइट्रोजन। एक्सोजीनस नाइट्रोजन, इसी नाइट्रोजन को क्या कहते हैं, एक्सोजीनस नाइट्रोजन कहते हैं। तो हाउएवर सम कम्स फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंसेज विच हैव ऑलरेडी बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू द बॉडी, दिस इज नोन एज एंडोजीनस नाइट्रोजन। ठीक है, तो और कुछ कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो कि नॉर्मली ऐसे डायरेक्टली नाइट्रोजन के फॉर्म में ही स्टोर हुए होंगे बॉडी में, तो बॉडी उसको ऑलरेडी नाइट्रोजन के फॉर्म में थी, तो उसको एंडोजीनस नाइट्रोजन हम कह सकते हैं। और एक होती है एक्सोजीनस नाइट्रोजन। तो अगर आपको यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखनी है तो मैं आपको रीड आउट करती हूँ, आप लिखिएगा। ऐसे लिखना, इन मैमल्स मोस्ट ऑफ द वेस्ट नाइट्रोजन कम्स फ्रॉम द एलिमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड्स taken in excess of the bodily requirement. This is termed exogenous nitrogen. However, some comes from the breakdown of substances which have already been incorporated into the body. This is known as endogenous nitrogen. This distinction, however, has been showed to be an artificial one. इतना जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत था, मैंने बता दिया हल्का सा आपको। फर्दर अगर मैं बात करूं तो होम्योस्टेसिस नाम की भी एक प्रोसेस होती है, हम बॉडी के अंदर जानते हैं कि प्रॉपर कांस्टेंट चीजों को मेंटेन करना, जिससे कि लाइफ इजीली सस्टेन की जाए। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज ये भी है कि अगर एक्सक्रीशन बॉडी में अच्छे से हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं बॉडी का जो ब्लड है, बॉडी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है, वो फेयरली साफ रहेगा, वो भी कांस्टेंट रहेगा, उसका कंपोजिशन अच्छा रहेगा, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये सारी चीजें थी एक्सक्रीशन के कहना चाहिए इंट्रोडक्शन की। नाउ फाइनली हम बात करेंगे किस तरह से एक्सक्रीशन के पैटर्न्स हो सकते हैं ऑर्गेनिजम्स में। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कितने तरह के हो सकते हैं, पहले तो आप वो सुनिए। अमोनिया हो सकता है, यूरिया हो सकता है, उसके बाद अच्छा ये मैं उनकी डिटेल अगर आपको पढ़ना है कि कैसे अमोनिया बनता है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, यूरिया कैसे बनता है, वो भी आप बाद में डिस्कस कर सकते हैं। फॉर द टाइमिंग हम लोग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कितने हो सकते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया हो गया, उसके बाद आप यूरिक एसिड याद रख सकते हो, यूरिक एसिड की भी साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसमें याद रखना। इसके अलावा अमीनो एसिड्स, ट्राइमिथाइल अमीन ऑक्साइड, हिप्यूरिक एसिड, ऑर्निथ्यूरिक एसिड, क्रिएटिन, प्यूरिन, पिरिमिडिन, एलेंटोइन, जेंथिन, ग्वानिन, ये सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। अगर इसकी डिटेल पढ़नी है, इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, सिर्फ कमेंट सेक्शन में आपको एक बार मेंशन करना है, देन वी विल बी मेकिंग अ वीडियो ओवर इट और हम उसको कवर अप कर लेंगे। अब आती है बात क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, यानी कि आप सिंपली वही पढ़ रहे हैं, पैटर्न्स कैसे हो सकते हैं उसी की बात कर रही हूँ। तो उसको आप इस टॉपिक के अंडर भी पढ़ सकते हैं। इसी चीज को हम क्या कह सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स on the basis of nitrogenous waste। आई नो थोड़ा हौच-पौच हो रहा है, लेकिन हम लोग, मैं चाहती हूँ आप लोग ऐसी फीलिंग के साथ पढ़े कि लाइक वी आर फेस टू फेस स्टडिंग, ऐसे आपको फीलिंग में आए। तो क्योंकि नॉर्मली हम लोग अगर घर में भी पढ़ाई करते हैं तो हम लोग ऐसे ही करके पढ़ते हैं, जस्ट अगर एग्जाम टाइम आ जाए तो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पर अमोनोटेलिक एनिमल्स बता रही हूँ, और मेनली जो होते हैं, मेनली 3 तरह के होते हैं, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक। इसके अलावा और भी होते हैं, वो भी मैं लास्ट में डिस्कस करूंगी, लेकिन ये 3 सबसे मेन है, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। ठीक है, अब सबसे पहले अमोनोटेलिक समझते हैं। मेन नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्रोटोजन्स का, सीलेंट्रेट्स का, एक्वेटिक एनालिड्स का, मोलस्का का, क्रस्टेशियंस का, एज वेल एज बहुत सारी फिशेस का क्या होता है, अमोनिया होता है, अमोनिया। ठीक है, किन किन के नाम लिए मैंने, एक बार मैं सिर्फ शॉर्ट में लिख रही हूँ, मैं पूरा नहीं लिखूंगी, आपको स्पेलिंग्स आती होगी। प्रोटोजोन्स, सीलेंट्रेट्स, एक्वेटिक एनालिड्स, उसके अलावा मोलस्का का नाम लिया था मैंने, क्रस्टेशियन को पूरा लिख देती हूँ क्योंकि सीलेंट्रेट्स का यहाँ पर सी लिख दिया, क्रस्टेशियन और फिशेस, ये हो गए एनिमल्स। समझ में आ रही बात, आगे बात करते हैं। सो सच एनिमल्स जिनमें अमोनिया उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है आर नोन एज अमोनोटेलिक एनिमल्स। प्रोटोजोन्स के अंदर अगर मैं बात करती हूँ, प्रोटोजोन्स में
अब इनमें क्या होता है, अमोनिया इज बिलीव्ड टू बी एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस। ऐसा कहते हैं, अमोनिया बनता तो है इनकी बॉडी में, लेकिन अब बॉडी से बाहर कैसे होगा, तो प्रोटोजोन्स में कहते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस होगी, और डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू अमोनिया, जो एक्स्ट्रा अमोनिया है, वो बॉडी से बाहर चले जाएगा। फाइन, ये बात हो जाती है। सीलेंट रेट्स में मच दी सेम इज ट्रू हम कह सकते हैं, एज इट इज, जैसे अगर हम बात करें कि उनमें भी कहीं ना कहीं डिफ्यूजन वाली चीज होती है, लेकिन अगर आप पॉलीकीट वॉर्म्स को, एरनिकोला को, नीरीज को, इनको देखोगे और उसमें ज्यादातर ये केस देखने को मिल जाता है। तो शायद ये जो नाम मैंने लिया, आपको इनकी स्पेलिंग में भी प्रॉब्लम होगी, तो पॉलीकीट वॉर्म्स, पॉलीकीट वॉर्म्स ई है यहाँ पर लास्ट में। उसके अलावा मैंने क्या कहा था, एरनिकोला और नीरीज, इन तीनों में भी डिफ्यूजन ही होता है। ठीक है, ये एक और चीज हो गई। दूसरी बात पढ़ लेते हैं। लीच जो होती है चीफली एक्सक्रीट्स अमोनिया, बट बोथ लम्ब्रिकस एंड फेरिटिमा एक्सक्रीट अ कंसिडरेबल फ्रैक्शन ऑफ देयर नाइट्रोजनस वेस्ट एज यूरिया। लीच की अगर आप बात करते हो, लीच की, तो लीच तो बिल्कुल कह सकते हो आप अमोनिया एक्सक्रीट करेगी, NH3, लेकिन लम्ब्रिकस और फेरेटिमा ये थोड़ा थोड़ा यूरिया भी एक्सक्रीट आउट करते हैं। क्रस्टेशियंस की बात करूं, अब ये क्रस्टेशियंस ही चल रहे थे, तो ये क्रस्टेशियंस में भी बहुत डिटेल्स चला रही हूं मैं यहाँ पर। तो उसमें ऐसे वाले क्रस्टेशियंस जैसे कि कार्सिनस एस्टेकस, कार्सिनस एस्ट्रेकस, कार्सिनस एक्सट्रेकस, इनकी बात करूं तो ये एक्सक्रीट मेनली करते हैं अमोनिया को, लेकिन एज डू दी काइनोडर्म्स, ऐसे कह सकते हो, एज बोथ दी फ्रेश वाटर एंड मराइन मॉलस्क इंक्लूडिंग सच मॉलस्क एज मसल्स, कटल फिश, टेरेस्ट्रियल गैस्ट्रोपोड्स भी इंक्लूड कर देती हूँ मैं, सारा लिख नहीं रही हूँ अब। उसमें स्नेल्स और स्लग्स आ जाएंगे, वो भी थोड़ा बहुत अमोनिया ही एक्सक्रीट करते हैं। द सेम इज ट्रू ऑफ इंसेक्ट्स। तो नाम आपको याद रखना था, ये वाला, ये वाला। इसके अलावा इकाइनोडर्म्स को स्पेलिंग आपको आती होगी। मसल्स की अगर नहीं आती हो तो मैं लिख देती हूँ मसल्स, ठीक है, ये हो गए मसल्स। और कटल फिश, कटल फिश ये क्या होते हैं, ये मॉलस्क होते हैं, मॉलस्क है ना, ये भी अमोनिया ही एक्सक्रीट आउट करेंगे। और इंसेक्ट्स में भी ये होता है। हाँ, एक चीज और, इंसेक्ट्स, इनकी कैटेगरी में आप इंसेक्ट्स को भी याद रखेंगे। फाइन। अब हायर ऑर्गेनिजम्स में अमोनिया का एक्सक्रीशन कैसे होता होगा, थोड़ा अगर हम वो सोचें तो क्या होता है, ज्यादातर एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, उनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स अच्छे से डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, तो इनके लिए अमोनिया को एलिमिनेट करना बहुत आसान होता है और ये अपने गिल्स के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। फ्रेश वाटर फिशेस की बात करूं जो कि अमोनोटेलिक हो जाती हैं, ऑल्दो हम कह सकते हैं कि वो भी कुछ हद तक मतलब अमोनिया ठीक है एक्सक्रीट करेंगी, लेकिन वो यूरिया भी एक्सक्रीट आउट करती हैं। सो उनका ज्यादातर जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो गिल्स के थ्रू बाहर आएगा, और लेस नाइट्रोजनस लेवल अगर किसी चीज में तो वो यूरिन की तरह पास आउट हो जाएगा। ये दोनों चीजों को आपको याद रखना है। मैंने क्या कहा, फ्रेश वाटर फिशेज में, या एनिमल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर लेस नाइट्रोजनस वेस्ट है और मोर नाइट्रोजनस वेस्ट है, जिसमें ज्यादा एक वेस्ट तो देखिए है, ये मान लीजिए वेस्ट है, इसमें कम नाइट्रोजन, और एक ऐसा वेस्ट होगा जिसमें बहुत सारी नाइट्रोजन है, तो इनका पाथ वे कैसा हो जाएगा अगर आप वो समझो। तो अगर ज्यादा, या कहना चाहिए लेस नाइट्रोजन है, तो लेस नाइट्रोजन तो चलो यूरिन में लिख देते हैं, और इस तरफ वाले केस में आप गिल याद रख सकते हो, गिल से याद रख सकते हो। सो मोस्ट सम जो सेकेंडरीली एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं ना जो एक्वेटिक होते नहीं, लेकिन हाँ सेकेंडरी तौर पे एक्वेटिक हो सकते हैं, तो उसमें आ जाते हैं लार्वे ऑफ इंसेक्ट्स, एस्ना, साइलिस, एक्वेटिक टॉर्टोइस, टर्टल्स, इनमें भी अमोनिया के थ्रू एक्सक्रीशन होता है। तो अब यहाँ पर जो टफ स्पेलिंग्स होगी वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। लार्वे ऑफ इंसेक्ट तो आप लिख लेंगे, दूसरा मैंने नाम क्या लिया, एस्ना, सियालिस, ठीक है, और एक्वेटिक टॉर्टोइस की लिख लेंगे, टर्टल्स की भी आप लिख लेंगे। इसके अलावा एन्यूरन टेडपोल्स जो होते हैं, एन्यूरन टेडपोल्स ये मेनली अमोनिया एक्सक्रीट आउट करते हैं, वेरेस जो एडल्ट्स होते हैं, एडल्ट्स वो यूरिया एक्सक्रीट करेंगे। तो एन्यूरन के टेडपोल्स जो होते हैं वो अमोनिया NH3 को एक्सक्रीट आउट करते हैं, लेकिन इन्हीं का अडल्ट फॉर्म अगर बन रहा है, अडल्ट फॉर्म, तो वो यूरिया को एक्सक्रीट आउट करने लगते हैं।
द प्रपोर्शन ऑफ यूरिया टू अमोनिया इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन ड्रायर कंडीशन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद ये आपको और किसी बुक में भी ना मिल पाए, या बुक में शायद मिल जाएगा, कुछ लेक्चर्स में आपको ना मिले कभी, तो ये आप पॉइंट को बिल्कुल ना भूलना, मार्क करना, स्टार बना के अपनी कॉपीज में नोट करना। द प्रपोर्शन ऑफ यूरिया टू अमोनिया इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन ड्रायर कंडीशन। यूरिया और अमोनिया का जो प्रपोर्शन है वो कैसे बढ़ता है, यूरिया अपॉन NH3 यानी अमोनिया, इनका प्रपोर्शन बढ़ता कैसे है, ये इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन ड्रायर कंडीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं भूलना है इसको आपको। यहाँ आपके अमोनोटेलिक एनिमल्स की इंपॉर्टेंट जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो हमने कवर अप की। नेक्स्ट वन इज यूरियोटेलिक एनिमल्स। यूरियोटेलिक एनिमल्स। अच्छा, एक चीज और स्टूडेंट्स, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम ये नोट करें जो मैं चीजें बता रही हूँ, तो आप इसको मुझसे नोट्स के बारे में अगर नोट्स आप चाहते हैं तो आप इसके लिए मुझसे इंस्टाग्राम पे अगर कांटेक्ट कर लें, माइंड्समैन ऑफिशियल का जो पेज है वहां पर, तो हम लोग वहां पर नोट्स के रिलेटेड यहाँ पर, लेकिन नोट्स आपको वहां पर बाय करने होंगे। सो थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप देखें इसके नोट्स, अगर आपको वैसे तो आप लिख सकते हो, ऐसी कोई खास बात नहीं, पर अगर फिर भी टाइम नहीं मिल रहा तो इसके नोट्स आपको बुकिश लैंग्वेज में किस तरह से होंगे वो मिल जाएंगे। और दूसरी चीज ये रहेगी कि नोट्स आपको PDF फॉर्म में मिलते हैं, तो आप वहाँ, हालांकि आप जब कांटेक्ट करेंगे तो सारी डिटेल्स आपको बता दी जाएंगी। सो आप माइंड्समैन ट्यूटोरियल्स की जो टीम है उनसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है नोट डाउन करने में। बैक टू दी टॉपिक, यूरोटेरिक एनिमल्स। यूरिया जो है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ सेमी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। सेमी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में ज्यादातर इस तरह से एक्सक्रीशन देखने को मिल जाता है यूरिया का, यूरिया, ठीक है, यूरिया। अब आगे बात करते हैं, जो मेन प्रोडक्ट होता है अडल्ट एम्फीबियंस का, शोर गैस्ट्रोपोड्स का, कुछ अर्थवॉर्म्स का, सेमी टेरेस्ट्रियल टॉर्टोइजेस का, टर्टल्स का। लंग फिशेस की बात करूं तो वो मेनली एक्सक्रीट करती है अमोनिया को, और थोड़े टाइम बाद लंग फिशेस, देखिए शुरू में क्या होता है, लंग फिशेस की बात करते हैं, इनकी कहानी समझना। वैसे तो ये अमोनिया एक्सक्रीट करती हैं, अमोनिया, उसके बाद थोड़े टाइम बाद क्या करती है, ये यूरिया का एक्सक्रीशन स्टार्ट कर देती है। So, lungfishes which mainly excrete ammonia begin to excrete urea when they live in dry conditions. Dry conditions के अंदर ये शुरू हो जाता है, ठीक है। मैमल्स जैसे कि मोनोट्रीम्स हो गए, मोनोट्रीम्स वाले जो मैमल्स होते हैं वो भी यूरियोटेलिक होते हैं। एम्ब्रियोनिक वेस्ट जो होता है वो डिफ्यूज करता है रेडिली इनटू द मैटरनल सर्कुलेशन। Embryonic life is aquatic. There is need for conservation of water in adult mammals. However, अगर हम बात करते हैं कि एक चीज यहाँ पर मैं आपको लिख, तो देखिए थोड़ी बात समझने की कोशिश करना। एम्ब्रियोनिक वेस्ट जो होता है वो आसानी से मैटरनल सर्कुलेशन में चले जाता है। एम्ब्रियोनिक लाइफ लेकिन एक्वेटिक भी हो सकती है। तो अगर मतलब कहना चाहिए कि कहीं अगर वाटर का कंजर्वेशन होना है तो अडल्ट मैमल्स के अंदर कंजर्वेशन होना जरूरी है। सो हाउएवर अगर हम कहें कि यूरिया में भी कंसंट्रेटेड, यूरिया को कंसंट्रेट अगर हम बहुत कर दें एज मच एज 100 टाइम्स बाय द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द किडनी ट्यूब्यूल्स, क्योंकि वाटर के साथ यूरिया एक्सक्रीट हुआ था, लेकिन अगर अडल्ट मैमल्स में ये होने लगे कि यूरिया जिस पानी के साथ बाहर जाना था उस पानी को तो एब्जॉर्ब कर ले बॉडी, और यूरिया को बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करके, कैसे कंसंट्रेट कर सकते हैं, बाय रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन दी किडनी ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो ऐसे भी काम किया जा सकता है। इसके बाद क्या होता है, रूमिनेंट्स की बात आती है। तो रूमिनेंट्स क्या करते हैं, रूमिनेंट्स के लिए तो यूरिया एक बहुत अच्छा, या कह सकते हैं अल्टीमेट प्रोटीन सोर्स है। इनके लिए प्रोटीन सोर्स से कम नहीं है, बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है इनके लिए। डेजर्ट एनिमल्स में बात करूं, जैसे कैंगरू, रेट्स की बात करूं, तो देयर में भी एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ यूरिया, ठीक है। कैंगरू में, रेट्स में एक्टिव ट्यूब्यूलर सिक्रीशन ऑफ यूरिया मिल जाता है। इलाज्मो ब्रांच फिशेस जैसे कि साइसिलियो राइनस, एक तरह की इलाज्मो फिश, अगर इसकी बात करूं
तो इसमें जो एक्सक्रीशन होता है वो मिथाइल अमीन, मैंने शायद अभी बताया था आपको, ट्रायल मिथाइल अमीन ऑक्साइड के थ्रू होता है। लेकिन ज्यादातर वेस्ट जो होता है कन्वर्टेड हो जाता है यूरिया के अंदर, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक पोटेंशियल ब्लड का बढ़ जाता है और जो सी वाटर से भी ज्यादा होने लगता है। तो इस वजह से अपेरेंटली ये यूजफुल पर्पस भी हमें दिखाई देता है। तो मैं क्या कह रही थी, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, इसमें बेसिकली जो एक्सक्रीशन होता है वो ट्राइमिथाइलअमीन ऑक्साइड के थ्रू होता है, पर बहुत सारा वेस्ट इसका यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो दे साइसिलियोराइनस एक्सक्रीट some trimethylamine oxide, but most waste are converted into urea, which raises the osmotic potential. Osmotic potential जो होता है, पोटेंशियल वो बढ़ जाता है इसकी वजह से, जैसे यूरिया में कन्वर्जन शुरू होता है, of the blood above that of sea water, and thus serves as an apparently useful purpose. एक्सेस यूरिया एक्सक्रीट किया जाना लार्जली थ्रू द गिल्स देखने को मिलता है, ज्यादातर गिल्स के थ्रू एक्स्ट्रा यूरिया बॉडी से जाएगा। एम्फीबियंस में जो लिवर होता है वो यूरिया को सिंथेसाइज कर लेता है। तो एम्फीबियंस की भी बात बता देते हैं, यहाँ पर लिवर के अंदर यूरिया सिंथेसाइज हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा डॉग फिश की बात कर दूं, डॉग फिश की बात करूं तो इनमें क्या होता है, डॉग फिश में ऑल द टिश्यूज कैन सिंथेसाइज द यूरिया एक्सेप्ट द ब्रेन एंड ब्लड। ऑल टिश्यूज सिंथेसाइज यूरिया, सारे टिश्यू सिंथेसाइज यूरिया कर लेंगे, सिवाय कहाँ के, ब्रेन और ब्लड की नहीं, एक्सेप्ट, ये एक्सेप्शन है यहाँ पर, एक्सेप्ट। ठीक है, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ कवर हो गई। सो ये यूरियोटेलिक एनिमल्स है। अब नेक्स्ट रहेंगे यूरिकोटेलिक एनिमल्स, और अभी और भी पैटर्न में बताऊंगी। इनवर्टिब्रेट्स का थोड़ा डिस्कस करूंगी, वर्टिब्रेट्स का करूंगी, और इसके 3 के अलावा और कौन से मेन पैटर्न्स हो सकते हैं जो कि आपको बुक में ना मिले, शायद आपकी अब मिल भी जाए, तो वो मैं थोड़ा नेक्स्ट पार्ट में लूंगी, क्योंकि थोड़ा सा एक्सपांडिंग लेक्चर रहेगा। सो आई थिंक वी शुड स्टॉप द वीडियो नाउ। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग।